जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल आरकेएम शिक्षा में। और बच्चों, मैं हूं जीएम सर। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं आपका टॉपिक विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो बच्चों, विभव प्रवणता क्या है, पहले तो हमको ये समझना चाहिए। तो आप इससे पहले वेग प्रवणता और ताप प्रवणता के बारे में 11वीं कक्षा में पढ़ कर आए हैं। वेग प्रवणता क्या होती थी, याद कीजिए। जब द्रव की दो परतें होती थी, ऐसे ऊपर वाली परत का वेग v होता था, नीचे वाली परत का वेग v माइनस डेल्टा v होता था। बताया गया था ना कि जब द्रव बहता है तो द्रव के नीचे वाली परत का वेग कम होता है, ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा होता है। तो इन दोनों परतों के वेग में अंतर और इनके बीच की दूरी के अनुपात को वेग प्रवणता कहते थे। अर्थात वेग में परिवर्तन दूरी के साथ जब हम उसकी गणना करते थे, इसके अनुपात को बोलते थे वेग प्रवणता। इसको हम लोग क्या बोलते थे? वेग प्रवणता। इसी प्रकार जब स्थायी अवस्था में किसी क्षण से ऊर्जा गुजरती थी, ये कोई क्षण है और यहाँ से ये ऊष्मा इस प्रकार से गुजरती थी स्थायी अवस्था में। अर्थात स्थायी अवस्था में हर भाग का, हर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो होता था एक जगह पे, उसका हर जगह का ताप समान हो जाता था। मतलब जैसे एक ये समतापी पृष्ठ ले लो जहाँ पे ताप हर जगह समान है, और एक ये समतापी पृष्ठ ले लो। तो आपको पता था कि अगर ये तप्त सिरा होता था और ये शीतल होता था भाग, तो तप्त सिरे से शीतल सिरे की ओर जाने पर ताप घटता जाता था। जब किसी रॉड को इधर से गर्म करो, उधर से देखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ताप क्या होगा, घटता जाएगा। अब बच्चों, यहाँ का ताप अगर थीटा होता था, यहाँ का ताप होता था थीटा माइनस डेल्टा थीटा। तो यहां और यहां के बीच ताप अंतर कितना हुआ? यहां का ताप थीटा, यहां थीटा माइनस डेल्टा थीटा, थोड़ा कम हो गया। कितना कम हुआ? डेल्टा थीटा। तो ताप अंतर कितना हुआ? डेल्टा थीटा बटा इनके बीच की दूरी जो भी हो, डेल्टा एक्स। इसके अनुपात को कहते थे ताप प्रवणता। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जैसे यहां पे दो बिंदुओं के बीच तापांतर और दूरी के अनुपात को ताप प्रवणता, दो परतों के बीच वेग अंतर और उनकी दूरी के बीच का जो अनुपात है, इसका जो वेग अनुपात है, ये क्या बोलता है? इसको हम बोलते हैं वेग प्रवणता। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच के विभव अंतर और उनके बीच की दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। यह बात तो आपको समझ में आ गई कि विभव प्रवणता होती क्या है। अब हम बात करते हैं यहां पे, ठीक है, कि विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या संबंध है। तो भाई ऐसा है, हम मान लेते हैं कि एक ये धन q आवेश है, प्लस q आवेश है। इस प्लस q आवेश से मान लेते हैं कि r दूरी पर हमने कोई एक बिंदु P मान लिया। अब चूंकि हमको पता है कि अगर कोई भी प्लस q आवेश होता है तो ये चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है, और ये P बिंदु भी उसी वैद्युत क्षेत्र में होगा, इधर इधर हर जगह वैद्युत क्षेत्र। अब अगर इस P बिंदु पर कोई आप Q0 आवेश रखेंगे तो क्या होगा, सोचिए। इसके विद्युत क्षेत्र में आपने आवेश को रख दिया तो इस पर एक बल कार्य करने लगेगा। वो बल किधर लगेगा? तो ये प्लस है और ये क्या है? Q0, यानी कि ये है परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश सदैव कैसा लिया जाता है? परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक आवेश लिया जाता है। अर्थात ये जो परीक्षण आवेश है ये धन आवेश होगा। ठीक है, इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। ये कैसा होगा? धन आवेश।
जब ये धन आवेश होगा और ये भी धन है तो ये इस धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ एक बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, बल लगेगा Q0 E, जहां पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। भाई 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर करके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हो, निकाल लेना। अब बच्चों यहां पे है, अब अगर यहां से इस Q0 यानी कि परीक्षण आवेश को कुछ दूरी पीछे हम लाने की कोशिश करें, कितनी दूर पीछे लाते हैं, हम कहते हैं हम डेल्टा R दूरी पीछे लाते हैं। ठीक है, तो जब हम डेल्टा R दूरी पीछे लाना चाहेंगे, ये दूरी बहुत कम है। वैसे तो पास आने पे वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो ये बल बढ़ने लगेगा, किंतु ये दूरी इतनी कम मान लेते हैं कि जो वृद्धि होगी वैद्युत क्षेत्र में और वैद्युत बल में इस पे लगने वाले बहुत कम होगी। अर्थात यहाँ पे बल लगभग नियत मान के चलेंगे। तो अगर P बिंदु से मान लो ये A बिंदु है, यहां तक Q0 आवेश को लाते हैं तो लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, सोचो। क्या पर लिखेंगे, बिंदु आवेश Q के समीप डेल्टा R दूरी तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो इसको डेल्टा R दूरी पास लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो भाई कार्य बराबर होता है, ये कार्य डेल्टा W हो जाएगा। कार्य बराबर होता है बल बटा बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ देखो, डेल्टा R, और बल कितना लगा था, Q0E। लेकिन एक बात देखिए, बल कहां लगा है, इस दिशा में, विस्थापन कहां हो रहा है, इस दिशा में। अर्थात बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने के कारण अगर मैं कार्य की गणना करूंगा तो कार्य का सही सूत्र क्या होता है, F डॉट dr यानी कि F डॉट डेल्टा R। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। अर्थात आ जाएगा बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस, इनके बीच का कोण कितना होता था, कितना हो जाएगा यहां, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अर्थात W बराबर हो जाएगा माइनस का F डेल्टा R, यानी कि पीछे की तरफ लाने में जो कार्य मिलेगा ये कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। यही वजह है कि डेल्टा W को माइनस F की जगह Q0E इंटू डेल्टा R लिख सकते हैं। हम चाहें तो डेल्टा W बटा Q0 भी कर सकते हैं। अब ध्यान कीजिए भाई, प्लस Q आवेश से R दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q बटा R। ठीक है, अर्थात अगर यहां का विभव V है, अगर P बिंदु का विभव V है तो A बिंदु का विभव क्या होगा, भाई जैसे जैसे पास आओगे तो R का मान घटेगा, R का मान घटेगा तो विभव का मान भी घटेगा। तो जब R का मान घटेगा तो विभव का मान बढ़ेगा। यही कारण है कि पास आने पे यहां पे विभव क्या हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अर्थात P से A बिंदु तक लाने में कितना विभव में परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा V। ठीक है, और विभव अंतर बराबर होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बटा परीक्षण आवेश जो लेकर आए हैं। यानी कि इसको इन दोनों बिंदुओं का विभव अंतर कह देंगे। भाई P का विभव V, A का विभव V प्लस डेल्टा V,
तो अंतर कितना हुआ सोचो, v प्लस डेल्टा वी माइनस वी, यानी कि अंतर हुआ v प्लस डेल्टा वी माइनस वी। तो जब इसको हमने हल किया तो ये आ गया विभवांतर यानी कि डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या मिल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, यहाँ मान रख देंगे। तो ये आ गया डेल्टा वी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर, या डेल्टा वी अपान डेल्टा आर बराबर माइनस का ई, या फिर इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ई बराबर माइनस का डेल्टा वी अपान डेल्टा आर। डेल्टा वी अपान डेल्टा आर क्या हो गया, देखो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और उनके बीच की दूरी का अनुपात, इसी को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। अर्थात इस सूत्र से हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मान दो बिंदुओं के बीच की विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यानी कि माइनस विभव प्रवणता। यहां पर माइनस का साइन, ऋण चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह क्या बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध हो गया, इसको आप लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र से क्या संबंध आया, E बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच का, और डेल्टा एक्स क्या है, इनके बीच की दूरी है, जिसको हम लोगों ने अभी डेरिवेशन में डेल्टा आर से भी लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों होता क्या है कि अगर ये डेल्टा आर बहुत छोटा हो और वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का मान कुछ ऐसा हो, मतलब बदल रहा हो, इस अवस्था में दो बिंदुओं का जो डेल्टा आर है ये बहुत छोटा हो जाता है, दो बिंदु बीच की दूरी बहुत छोटी लेते हैं, इसको टेंड्स टू 0 कर देते हैं। अर्थात इस डेल्टा आर को अब हम डी आर से लिखेंगे और इन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को डीवी से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं, डीवी से लिख देते हैं। अब हम इस सूत्र को E बराबर माइनस का dV अपान dr लिखेंगे। ये किसके लिए है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लिए। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, अगर हमको यहां पर x y z कोऑर्डिनेट के रूप में वैद्युत क्षेत्र को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो यही फार्मूला बन जाएगा, यही सूत्र होगा E वेक्टर बराबर माइनस डेल वी अपान डेल एक्स आई डेल वी अपान डेल वाई जे डेल वी अपान डेल जेड के। अर्थात 3 डायमेंशन डायग्राम के लिए यहाँ पर तीनों विमाएं होंगी एक्स वाई जेड की, वहां पर यह सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, हम यहां से चाहें तो अगर कहीं विभव हमको दे दिया जाए तो हम वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। आपको हम यहां पर यह भी बता दें कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र पता हो तो आप विभवांतर भी निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले को विभवांतर की गणना के लिए हम इस सूत्र को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस सूत्र को लिखते हैं, ये क्या थी, ये वैद्युत क्षेत्र की गणना थी, वैद्युत क्षेत्र की गणना इस सूत्र से करेंगे। अब विभवांतर की जब गणना करनी होगी तो लिखेंगे dV बराबर माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2 समाकलित कर देंगे, तो इधर जब समाकलित करेंगे तो इसको करेंगे R1 से R2 E डॉट डी आर।
इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी निकाल सकते हैं यदि वहां का वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ परिवर्तन के साथ दिया हो तो ये दोनों सूत्र भी आप लिख लीजिए। अब जैसे एक यहां पर प्रश्न दे दिया जाता है, किसी स्थान का विभव, किसी बिंदु पर विभव 4x स्क्वायर y प्लस 3xy z से परिभाषित है, तो बिंदु 1,1,1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। यदि किसी स्थान पर विभव 4x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर, यदि किसी बिंदु पर विभव 4x स्क्वायर y प्लस 3xyz है, तो 1,1,1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चों इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हो, इसके लिए अभी अभी आपको एक सूत्र हमने पढ़ाया, E वेक्टर बराबर डेल वी अपान डेल एक्स आई माइनस डेल वी अपान डेल वाई जे, यहां भी माइनस लगाइए, माइनस डेल वी अपान डेल जेड के। ठीक है। अब ये डेल का मतलब क्या है? डेल का मतलब होता है आंशिक अवकलन, यानी कि जब विभवांतर का x के सापेक्ष यहां अवकलन करेंगे तो y और z को नियत मान लेंगे। जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे v का तो x और z को नियत मान लेंगे। जब z के सापेक्ष v का अवकलन करेंगे तो हम x और y को नियत मान लेंगे। इस प्रकार से आंशिक अवकलन करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे E वेक्टर का मान क्या आएगा, सोचो, डेल अपान डेल एक्स 4x स्क्वायर वाई प्लस 3xyz, ठीक है, आई माइनस डेल अपान डेल वाई 4x स्क्वायर वाई प्लस 3xyz, ठीक है, माइनस डेल अपान डेल z 4x स्क्वायर वाई प्लस 3xyz के। अब देखिए इसका अवकलन कीजिए, सबका अवकलन करना आपको आता होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा भाई, जब यहाँ डेल एक्स लिखा हुआ मतलब एक्स वाले पदों का अवकलन कीजिए। तो एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि ये बचेगा 4 इंटू 2xy प्लस यहाँ पे जब x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए, x का अवकलन होता है 1, तो यानी कि ये आ जाएगा 3yz और x का अवकलन 1 आ गया। ठीक है, साथ में i लिख दिया, माइनस डेल अपान डेल y। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस पद का अवकलन अब यहाँ पे करेंगे y के सापेक्ष। जब y के सापेक्ष अवकलन करोगे देखो 4x स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, y का अवकलन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस जब यहां पे करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, डेल अपान डेल y ऑफ 3xyz, तो यहां पे y का करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3xz माइनस, यहां पे j भी लिख दो, माइनस इसमें देखिए अब z के सापेक्ष अवकलन करना है। जब z के सापेक्ष करेंगे देखो इस पद में कहीं z नहीं है, तो ये सब दोनों नियत हो गए। नियत हो गए तो ये इन दोनों का अवकलन कितना हो जाएगा, नियत पद का अवकलन 0 होता है तो इसका 0 हो जाएगा। यहां पे जब करेंगे तो z का अवकलन करने पर 1 मिलेगा, यानी कि बचेगा 3xy, यानी कि 0 प्लस 3xy और साथ में क्या आएगा k। ठीक है, अब इसको हम ऐसे बच्चों लिख सकते हैं 8xy प्लस 3yz i 4x स्क्वायर प्लस 3xz j 3xy के। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। हमें निकालना है 1,1 पर, तो 1,1,1 पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सोचिए क्या आएगी। तो भाई 1,1,1 का मतलब होता है कि x की जगह भी आपको 1 रख देना है, y की जगह भी आपको 1 रख देना है और z की जगह भी 1 रख देना। मान रखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए E बराबर क्या आएगा 8, 1 गुणित 1, 3, 1 गुणित 1 I, 4, 1 का स्क्वायर 3, 1 गुणित 1 J माइनस 3, 1 गुणित 1 के। देखिए 1 से गुणा करने पर ये तो 8 ही रहेगा, 8 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 11, यानी कि अब E वेक्टर बनेगा 11I माइनस का, यहाँ क्या बचेगा 4 3 7 माइनस 7J माइनस 3K। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, क्या आ जाएगी -11I माइनस 7J माइनस 3K। इस प्रकार से वैद्युत विभव अगर किसी बिंदु का दिया है तो वहां पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए। प्रश्न हल करेंगे जिसमें हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी होगी और हमसे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों हमारा प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्न चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 300 न्यूटन प्रति कूलाम x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। बिंदुओं A, B और C के x तथा y निर्देशांक मीटर में चित्र में दिए गए हैं। विभवांतर VAB, VCB तथा VCA का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए बच्चों, यहां पे ये वैद्युत क्षेत्र आपको दिया है और वैद्युत क्षेत्र का मान आपको दिया है। कितना दिया है 300 न्यूटन प्रति कूलाम, और किधर दिया है ऋण एक्स अक्ष में। किधर दिया है ऋण एक्स अक्ष में, ऐसा। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि हमको निकालना है V, क्या निकालना है भाई, BA CB CA, VBA VCB और VCA हमको निकालना है। पहले तो इसका मतलब समझिए कि निकालना क्या है। VBA का मतलब होता है बेटा VB माइनस VA, VCB का मतलब होता है VC माइनस VB, VCA का मतलब होता है VC माइनस VA। तो ये बात क्लियर हो गई कि VCA क्या है, VCB क्या है, VBA क्या है। पहले तो ये पता चल गया कि निकालना क्या है। बच्चों यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम अभी तक आपको बार बार समझा रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर विभव घटता है। ठीक है, क्योंकि E बराबर माइनस का dV/dx होता है। तो देखिए सबसे पहले तो B से A को देखिए। तो अगर आप B से A को मिलाएंगे किसी रेखा द्वारा, ठीक है, तो BA जो सदिश आएगा वो क्या होगा, वो वैद्युत क्षेत्र से लंबवत होगा। भाई दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र से कैसा है, लंबवत है। क्योंकि ये है y अक्ष में, y अक्ष के समांतर, और वैद्युत क्षेत्र कहाँ है माइनस x अक्ष में, तो ये उससे क्या है लंबवत है। तो अगर VB माइनस VA आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा। भाई हमको पता है कि E बराबर होता है माइनस का dV/dr, अर्थात dV बराबर होता है माइनस का EdR। लेकिन अगर वेक्टर रूप में लिखूं तो क्या ऐसा होता है dV बराबर E.dr। तो जब VB माइनस VA करना है तो क्या आएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र एक समान है इसलिए E और डॉट दूरी, ये दूरी कितनी है देखिए AB। अब A डॉट B का जब गुणा करते थे, याद करो जब आपको सदिश पढ़ाया गया था, तो
ए डॉट बी होता था, ए डॉट बी हम लोग वहां पे पढ़ते थे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अर्थात यहां पे क्या होगा, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस का ई डॉट ए बी। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, ई ए बी कॉस थीटा, मतलब इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण कितना है देखिए 90 डिग्री है। अब कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अर्थात वी बी माइनस वी ए का मान क्या आएगा, 0 आएगा, या हम कह सकते हैं वी बी और वी ए बराबर होंगे। तो ये पहला उत्तर हमारा आ गया। दूसरा उत्तर है बेटा वी सी बी। वी सी बी का मतलब वी सी माइनस वी बी। यहां भी वही काम करेंगे, पहले तो हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी कितना निकलेगा सोचिए, तो बी सी को निकालने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, एक्स रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अर्थात यहां पे बात कीजिए, देखिए x1 अगर इसको मान लो, इसको x2 मान लो, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 4 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BC का मान आ जाएगा बच्चों यहां से 7। BC का मान कितना आ गया, 7। तो जब VC माइनस VB करेंगे तो देखिए हमें क्या करना होगा, वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, ठीक है, BC भी इसी दिशा में है, तो अर्थात इन दोनों के बीच का कोण हो गया 0। तो E डॉट BC जब यहाँ पे करेंगे तो E BC cos 0 आ जाए, cos 0 का मान 1 होता है। मतलब सीधा सीधा हमको यहाँ पे A इंटू BC कर देना है। बस ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने विभव का मान घटता है। अर्थात C बिंदु का विभव घट जाएगा, कम हो जाएगा, B का ज्यादा होगा। अब निकालना है VC माइनस VB, इसका मतलब छोटे में बड़े का मान घटाना है, तो आंसर कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। कभी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा दो, 2 में 5 को घटाओ, 2 माइनस 5 तो आंसर -3 आएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा। यही वजह है कि माइनस का E इंटू BC करेंगे तो E कितना है, E है हमारे पास देखिए 300, ये तो एक समान वैद्युत क्षेत्र था इसलिए यूनिफॉर्म है, इंटू BC, BC का मान कितना है सोचिए, BC अभी निकाला था 7 मीटर, क्योंकि वहां दूरी सब मीटर में दिया था। अर्थात VCB की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया है माइनस का 2100 वोल्ट, ये आ गया VCB। अब हमको क्या चाहिए, और हमको चाहिए VCA। क्या चाहिए था हमको, VCA। अगला पद हमको चाहिए था VCA, अर्थात VC माइनस VA। अब अगर आप बहुत बारीकी से इसको देखिए तो आप इसको VC माइनस VB भी लिख सकते हैं क्या, पहले समीकरण से देखिए, VB बराबर VA था तो VA की जगह क्या किया, VB रख दिया, भाई VB VA बराबर है तो VB की जगह VA रख दिया। अब ये क्या आ जाएगा, तो VC माइनस VB बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि VCA का मान कितना आ जाएगा, VC माइनस VB। तो VC माइनस VB तो वो भी निकाले हो, कितना निकला भाई, ये निकला है माइनस का 2100 वोल्ट, ये VCA आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे उत्तर हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों अच्छे न्यूमेरिकल्स और अच्छी थ्योरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को अब कोई भी परेशानी फिजिक्स में नहीं आनी है। थैंक यू।